डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद में आज सभी स्टूडेंट के साथ 97 संशोधन अधिनियम पर चर्चा की जा रही है। यह संशोधन 2011 में जब आया था पहली बार तो गुजरात हाई कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया और 2013 में गुजरात हाई कोर्ट ने इस प्रकार के संशोधन को संघवाद के खिलाफ मानते हुए रद्द करने की सिफारिश की थी, लेकिन वहाँ सफलता ना मिली। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर इस पर 3 जजों के द्वारा सुनवाई हुई, जस्टिस जोसेफ, जस्टिस गवई और जस्टिस नरीमन। इन तीनों ने इस पर सुनवाई की और 2 जजों का फैसला डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन के आधार पर 9B को पार्टिकल रद्द किया। जस्टिस जोसेफ चाहते थे कि कंप्लीट संविधान संशोधन को रद्द किया जाए। वेणुगोपालन, जो माननीय वेणुगोपालन इस केस में यूनियन ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इनका कहना था कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन से आप इसे अलग कर सकते हैं तो आप अलग कर दीजिए, क्योंकि आर्टिकल 243 जेड आर, आर्टिकल 243 जेड आर और आर्टिकल 243 जेड एस, ये दोनों आर्टिकल जो हैं अगर देखा जाए तो सेंट्रल को भी कानून बनाने का पावर देता है। ये दोनों सेंट्रल को पावर देता है सहकारी सोसाइटीज़ पर, इसलिए पूरा अगर आप रद्द करेंगे तो सेंट्रल के लिए दिक्कत होगी और फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसको आप पार्ट में रद्द करिए। मल्टी सोसाइटीज़ बनाने का अधिकार दिया गया है इसमें। इसको रद्द करने का जो ग्राउंड था वो आपको हम सुनिए ध्यान से। रद्द करने का ग्राउंड ये था कि एक तो 367(2) का प्रोसीजरल डिफेक्ट था इसमें, एक तो इस रद्द करने का। दूसरा ग्राउंड था कि आर्टिकल जो शेड्यूल 7 है वह हमारे क्वासी फेडरल का सबसे बड़ा एक नमूना है। क्वासी फेडरल का मतलब संविधान अर्धसंघात्मक है, लेकिन जब इन्होंने सोसाइटी पर पूरा कानून केंद्र में बना लिया और कहा अगर राज्य इस पर कोई कानून बनाता है तो हमारे डायरेक्शन से बनाएगा, ये हमारे संघवाद की तरफ लेके चला गया। अर्धसंघ के बजाय ये संघवाद की तरफ लेके चला गया। इसी से सुप्रीम कोर्ट नाराज़ हो गया कि आप स्टेट लिस्ट के आइटम नंबर 32 में इसको डाल दिए हैं और इनके बिना पूछे हुए, जो कि 368 में दिया गया है, जो सेंट्रल की तरफ जितने मैटर हैं जिसमें स्टेट इन्वॉल्व है तो आप स्टेट की अनुमति लेकर ही संशोधन करिए। आर्टिकल शेड्यूल 7 का जो आइटम नंबर 32 स्टेट का है, उस आइटम नंबर 32 को ध्यान नहीं दिया सेंट्रल ने और 368 में कंप्लीट पावर अपने पास ले लिया। तो इस संविधान संशोधन के माध्यम से 97 को 9 पार्ट बी को आंशिक रद्द कर दिया गया। इस रद्द करने के बारे में डीएस जुडिशियल एकेडमी के आज लर्नेड स्टूडेंट इस पर चर्चा करेंगे और इस पर बताएंगे कि इस प्रकार के संशोधन को रद्द करने में जिस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल हुआ है उस डॉक्ट्रिन की सिफारिश महाधिवक्ता महान्यायवादी वेणुगोपाल ने किया। तो इस पर सबसे पहले भारतीय संविधान में 97वें संविधान संशोधन करके सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान जोड़े गए। यह प्रावधान सहकारी समितियों से संबंधित होने वाले चुनाव, उनके कार्यावधि एवं उनके क्रियान्वयन से संबंधित प्रावधान बताता है। 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जो राज्य सूची की एंट्री संख्या 32 में सहकारी से संबंधित प्रावधान जो राज्य सरकार को बनाने की शक्ति थी, उस पर केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप करके उसके कुछ प्रावधान अपनी तरफ लेने की कोशिश की, जिनको 2011 में ही गुजरात हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। उस समय गुजरात हाई कोर्ट ने मामले को सुन के यह निर्णय दिया कि 97वें संविधान संशोधन से जो संशोधन किया गया है वह भारत की जो अर्धसंघीय प्रकृति है उसके खिलाफ प्रावधान करता है। इस निर्णय के विरुद्ध अपील भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में की, जिस अपील में डॉक्ट्रिन के तहत इसको आंशिक रद्द किया गया। कौन सी डॉक्ट्रिन? शक्ति का पृथक्करण जी, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में माननीय के वेणुगोपाल जो भारत के न्यायवादी हैं, महान्यायवादी हैं, उन्होंने यह तर्क रखा कि ये वास्तव में इस पर कानून
संघ को बनाना चाहिए, क्योंकि ये आवश्यक है। राज्य इस प्रकार की जो सहकारी समितियां हैं, चलिए बहुत अच्छा रहा, अच्छा नॉलेज दिया आपने। भी सहकारी सोसाइटियों के बारे में कोई प्रावधान है? 19 में हैं? 19 19 में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी है 43 आर्टिकल बी। इस प्रकार के संविधान संशोधन की अनुमति अगर दे दी जाती तो संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो जाता? आगे पूजा वर्मा बोलिए। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का वायलेशन माना जाता है? आर्टिकल 245 और 246 जो दिया है उसमें लेजिस्लेशन पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है, जिसमें जो लिस्ट है वो दिया गया है। और उसमें लिस्ट जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में जितने भी लॉज हैं उनको बनाने की एक्सक्लूसिव पावर जो है वो यूनियन के पास है। स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मैटर्स हैं उन सब में जो है कानून बनाने की पावर स्टेट के पास है। और कंकरेंट लिस्ट जो है, तो कंकरेंट लिस्ट में दोनों को ही पावर है। बट अगर उनमें कोई भी किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो उसमें गलती हो रही थी कि प्रोसीजरल गलती हो रही? सर इसमें 368 के सेकंड क्लॉज के लिए जो रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स होता है वो नहीं लिया गया था, तो इसलिए ये प्रोसीजरल डिफेक्ट है। जी सर, जी सर, ये प्रोसीजरल डिफेक्ट ही है। सर यहाँ पे जो रेटिफिकेशन 1/2 स्टेट के जो रेटिफिकेशन चाहिए था वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं लिया था, क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उसके बारे में लॉ बनाना जो स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 32 में बताया गया है, तो उस पर एक्सक्लूसिव पावर स्टेट को है। बट वहाँ पे जो कि उन्होंने कानून बनाया था, तो वहाँ पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है स्टेट लिस्ट पे कानून बनाना, तो वहाँ पे उनको हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन ज़रूरी था, जो नहीं लिया गया था। संघीय है। अर्धसंघीय। तो इस प्रकार का संशोधन भारत के संविधान के खिलाफ है? जी सर। तो इस प्रकार का संशोधन को रद्द करने के लिए सबसे पहले कहाँ पे प्रयास किया गया था? सर गुजरात हाई कोर्ट में। गुजरात हाई कोर्ट में 2013 में। उसके बाद केंद्र में जो मुकदमा लाया है उस केस का नाम क्या है? सर यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र एन शाह। इस केस में कब संशोधन को आंशिक रद्द किया गया? सर अभी 2021 में ही किया गया है। जुलाई में किया गया। जी। 20 को 21 को? सर 21 जुलाई को 21 जुलाई को इस संविधान संशोधन को रद्द किया गया। अब इस संविधान संशोधन के बारे में और भारतीय संविधान के प्रावधानों के बारे में कुछ विशेष अगर आपको करना है बताइए। सर इस संविधान संशोधन को लागू किया गया था 15 फरवरी 2012 से। और इसमें ये था कि आपका जो आर्टिकल 368 का जो क्लॉज 2 का जो प्रोवाइज़ो दिया गया है कि किसी भी अगर आप स्टेट लेवल पे अगर कोई नई संशोधन कर रहे हो, तो उसके लिए आपको स्टेट के आधे राज्यों से आपकी परमिशन लेनी होती है, उनकी सम्मति लेकर के फिर प्रेसिडेंट के पास जा कर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से आपको अप्रूवल लेके ही कोई विधि बना सकते हो, आप उसको लागू कर सकते हो। लेकिन ये प्रोसीजर जो था वो फॉलो नहीं किया गया। तो इसी बात को राजेंद्र एन शाह जी ने अप्लाई किया हाई कोर्ट में, और वहाँ पर फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया, इनकी अपील को। और फिर इसलिए उन्होंने इसको कहा कि ये असंवैधानिक है। 97 संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। उसके बाद संघ ने वहाँ पर अपने सुप्रीम कोर्ट में फिर से वो अप्लाई किया कि इसको संवैधानिक किया जाए। तो वहाँ पर हाँ आप बताइए, जो इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन को अप्लाई किया गया, जी सर, उसके तहत डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन सर डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन में ये कहा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा, महान्यायवादी अटॉर्नी ऑफ जनरल से कहा कि आप ये बताइए कि यहाँ पर हम तो पूरा 97 को रद्द करने की सोच रहे हैं क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन अगर डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन अगर अप्लाई करना है तो आप किस बेसिस पे कर सकते हो और इसको कैसे अलग कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा मल्टीपल जो सोसाइटी जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके जो आर्टिकल आपके दिए गए हैं, तो वो जैसे कि ZR हो गया हमारा, वहाँ पर मल्टीपल कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है। तो
तो उन्होंने कहा कि हम इसको तो रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हाँ, तो जो हमारे हाँ जो ZS और ZR जो है उसको कहा गया कि वहाँ पर तो हमें मतलब संघ को पावर है, और यहाँ पर ये भी था कि जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारे, तो वहाँ पर भी संघ के पास पावर है, तो उसको भी यहाँ पर जोड़ा गया कि यूटी को भी पावर है हम, और उसके बाद जो संघ को जो पावर दी गई हैं वो भी हैं। तो इस बेसिस पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई किया गया। और सर 3 जजेस थे। किस बहुमत से फैसला हुआ? सर 2-1 के। कौन जज साहब थे जो चाहते थे रद्द हो जाए? सर जस्टिस जोसेफ चाहते थे कि पूरा रद्द हो जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आइए, इस संशोधन के बारे में क्या जानती हैं? सर 97 अमेंडमेंट जो है इसमें सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान दिया गया है, और इसे 2011 में गुजरात राज्य में पहले अप्लाई किया गया था, इसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में इसे ले जाया गया। और संशोधन अधिनियम अगर बना रहता तो क्या दुष्परिणाम होता भविष्य में? सर तो संघात्मक राज्य का एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता, और संघात्मक का स्ट्रक्चर मतलब संघ अपने पास सारा पावर ले लेता और राज्य राज्यों को जो है पावरलेस कर देता, जो अर्ध संघात्मक संविधान के विपरीत। और जजों के नाम याद हैं? यस सर। बता दो। न्यायमूर्ति जस्टिस RF नरीमन, जस्टिस M जोसेफ, जस्टिस VR गवई। कौन से जज थे जो चाहते थे पूरा रद्द हो जाए? जस्टिस M जोसेफ चाहते थे कि पूरा रद्द हो जाना है। जस्टिस M जोसेफ। बिल्कुल सही लिखा है। ये सर जोसेफ। सहकारी सोसाइटियों के बारे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कोई अनुच्छेद है? ये सर अनुच्छेद 43B। 43B। जी सर। और फंडामेंटल राइट में कोई है? यस सर 19(1)(c)। चलिए साहब को पकड़ाइए। जो फैसला दिए हैं क्या नाम था? सर 3 जज थे सर, इसमें 3 जजेस थे सर। सर एक उसमें जस्टिस M जोदक थे सर, जस्टिस M जोदक थे सर। उसमें ये चाहते थे कि पूरी तरह से उसे रद्द कर दिया जाए संशोधन 97 को। सर 2 जजों के नाम। बाकी दोनों सर बाकी दोनों जजों के बहुमत से सर ये हुआ कि आंशिक रद्द किया गया, उसमें कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया गया सर। उसमें 97 संशोधन अधिनियम को रद्द कर सर 2013 में पहली बार, फिर अभी 21 ने कब रद्द किया? सर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने 2000 रद्द किया है। 2013 अभी किया ना? जी सर 21 जुलाई 2021 को सर। जी सर। चाहते थे पूरा रद्द हो जाए। कौन जज थे? 3 जज थे इसमें। यस सर। एक जज साहब चाहते थे कि पूरा संशोधन रद्द हो जाए, उनका नाम? सर जस्टिस जोसेफ। कौन नाम बताओ भाई? कौन से? जस्टिस M जोधर। क्या नाम है? जोसेफ। नाम है, सही बताइए। KM जोसेफ। जस्टिस KM जोसेफ ये चाहते थे कंप्लीट संविधान संशोधन रद्द हो जाए। बाकी 2 जज जस्टिस नरीमन, जस्टिस गवई, बोलो। बाकी 2 जज जस्टिस नरीमन, और जस्टिस गवई। इनका बहुमत का फैसला रहा आंशिक रद्द। आंशिक इनका बहुमत का फैसला रहा, ये चाहते थे आंशिक रद्द किया जाए। और संविधान में कौन सा भाग रद्द किया गया? आंशिक संविधान में 9B को रद्द किया गया, आंशिक 9B को रद्द किया गया, 9B को रद्द किया गया। क्यों रद्द किया गया? क्योंकि यह जो है इनको ज़्यादा शक्ति दे रहा था। क्योंकि केंद्र को यह ज़्यादा शक्ति दे रहा था। ज़्यादा शक्ति दे रहा था। कौन? लीजिए कौन? 7
97 संशोधन के बारे में क्या जानते हो? सर 97 संशोधन में कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए था, जिसमें कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए था, जिसमें केंद्र ने कानून बनाया उसकी पूरी शक्तियाँ लगभग अपने पास रखने की वो जो कि कानून खिलाफ था, संविधान प्रावधान के खिलाफ था। आइए इसको कंक्लूड किया जाता है। भारतीय संविधान का संशोधन के बारे में सारी प्रक्रिया 368 की गई है, जैसा कि आप जानते हैं। उस प्रोसीजरल को अगर पालन नहीं किया गया, जिसमें दिया गया है बाई सिंपल मेजॉरिटी, बाई स्पेशल मेजॉरिटी, बाई स्पेशल मेजॉरिटी और आधे राज्यों का समर्थन, जो संघात्मक ढांचे से संबंधित प्रावधान हैं उस पर छेड़छाड़ करने वाला, जैसे भारत का राष्ट्रपति का चुनाव हो, सुप्रीम कोर्ट के जजों का मैटर हो, या जो संघात्मक से हैं, इनके छेड़छाड़ के लिए आप राज्यों का समर्थन लेंगे, क्योंकि संघात्मक सरकार में अर्ध संघात्मक को हमने अपनाया है। मनमाना पर नहीं चलेगा, केंद्र अपना करेगा, हम अपना करेंगे, जहां हम लोग सहयोग से हैं राज्य सूची पे तो हम उसके अनुसार करेंगे। ये 368(2) में बताया गया है। इस प्रोसीजरल का पालन नहीं हुआ तो बहुत सारे संविधान संशोधन को रद्द किया, खुद को ओके किया गया, जैसे शंकरी प्रसाद, सज्जन कुमार, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, मिनर्वा अमिल, राजनारायण गांधी, एल चंद्र कुमार, बहुत सारे संशोधन को उन्होंने ओके किया, बहुत सारे संशोधन को उन्होंने रद्द किया। शंकरी प्रसाद में उन्होंने कहा मूलाधिकार में संशोधन, सज्जन कुमार में मूलाधिकार में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन गोलकनाथ में आया नो, 368 में कोई संशोधन नहीं होगा। उसमें केवल प्रोसीजर दिया गया है, केवल उसमें प्रक्रिया दी गई है, ताकत नहीं दी गई है। फिर 24वें संशोधन से उसमें प्रक्रिया एवं शक्ति दे दी गई ला करके, जिसे 24वें संविधान संशोधन में चैलेंज किया गया और केशवानंद भारती के केस में फिर ओके कर दिया गया कि मूलभूत ढांचे को आप टच नहीं करेंगे और फंडामेंटल सहित कहीं भी कोई संशोधन आप कर सकते हैं। फिर उसी के आधार पे राजनारायण गांधी नेहरू के केस में, मिनर्वा अमिल के केस में, एल चंद्र कुमार के केस में आज तक वो सुप्रीम कोर्ट की सारी पावर्स संशोधन पे आती रही है। 97 संशोधन में भी यही स्थिति आई। अनुसूची 7 में हमारा जो संविधान का ढांचा दिखता है कि हमारा संविधान अर्धसंघात्मक है, उसका पालन 368(2) में जब नहीं हुआ, इस प्रोसीजरल गलती के कारण राज्यों को अनुमोदन जब नहीं मिला, तो आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट इज़ द सेफ गार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो संविधान का अर्धसंघीय ढांचा है, उसकी सर्वोच्चता को बनाए रखना सुप्रीम कोर्ट का काम है। राज्यों की तुलना केंद्र को शक्तियां जरूर दी गई हैं, लेकिन राज्यों के समर्थन से थोड़ी सी शक्तियां उनको एक्स्ट्रा दी गई हैं। अपने आरक्षित विषय पर आप कानून बनाइए, राज्यों के विषय पर कानून बनाते समय आप राज्यों की भी अनुमति ले लीजिए, नहीं तो इसे रद्द कर दिया जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का डिबेट। कुछ छात्रों को हेजिटेशन हुआ, दिक्कत हुई, और कुछ छात्रों का बहुत अच्छा इस पर कॉन्फिडेंस रहा, क्योंकि ये पहला डिबेट था। इसलिए इस डिबेट को हम आगे जारी रखेंगे और अपने कॉन्फिडेंस को आप और थोड़ा सुधार करिए। सभी छात्रों को आज के डिबेट में शामिल होने के लिए एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।